Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश अपील करना चाहता हूं कि निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, स्वतंत्र आवाज़ को समाज में बढ़ावा देने के लिए आपके सहयोग की और समर्थन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट पर, जिस विवाद पर या जिस स्टोरी पे काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो आजकल चर्चा में काफ़ी है। अब हम बात कर रहे हैं देश के जो पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अब अपने पद से रिटायरमेंट ले चुके हैं। दोस्तों, पिछले 2 साल से जो DY चंद्रचूड़ जी थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और 1.5 साल तक उन्होंने अपने कामों से, अपने तौर तरीके से, जिस तरीके से जनता को काफ़ी प्रभावित किया, लोगों में ये उम्मीद दिलाई कि अभी भी संविधान के हिसाब से देश चल सकता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुकदमों में जनहित में जो अपने फैसले दिए, उससे लगता था कि बहुत दिनों बाद देश में ऐसा मुख्य न्यायाधीश आया है जो कि सरकार और पॉलिटिकल दबाव में नहीं आते हैं। वो ऐसे ऐसे निर्णय दे रहे थे जिसको देखकर लग रहा था कि देश में न्याय की उम्मीद अभी आम जनता में कायम रहेगी। यही वजह थी कि वो सोशल मीडिया और अन्य मीडिया हाउसेस में जिस तरीके से उनका यूट्यूबर्स में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, उसको लेकर लगता था कि उनको देख के लोग कहते थे कि उनके जो कार्य प्रणाली थी, जिस तरीके से वो अपने फैसले देते थे, उससे लगता था कि वो झुकने वाले व्यक्तियों में नहीं है, किसी राजनीतिक दबाव में आकर कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकते जिससे कि जनता जनहित प्रभावित हो। जैसे कि दक्षिण भारत में सबरीमाला वाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर याचिका पर उन्होंने ये एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि वहाँ सभी लोग देश में समान हैं, हर किसी को मंदिर में जाने की आज़ादी होनी चाहिए। और उन्होंने ये निर्णय देकर अपनी जो तारीफ बटोरी, अपने बारे में जो लोगों के विचार बहुत ही सकारात्मक रहे उनके प्रति, लोग ये देखने लगे कि वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ने वाले मुद्दों पर अपने देश के जो CJI थे, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी शिद्दत के साथ में जनहित के फैसले को सर्वोपरि रखा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि राजनीतिक दबाव के चलते ED और CBI की जांच एजेंसियों द्वारा उनको जेल में डाल दिया गया था। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो निर्णय था उनका, राहुल गांधी की जो सांसद सदस्यता जो कोर्ट ने एक मानहानि के मुकदमे में उनकी सदस्यता कैंसिल करने का 2 साल का उनको सज़ा सुनाई, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई। और आनन फानन में संसद सचिवालय ने उनकी 2 दिन के अंदर ही उनकी सदस्यता ख़त्म कराकर उनका जो सरकारी आवास था वो खाली करा लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस मामले में राहुल गांधी को जो जिस तरीके से उनकी सदस्यता बहाल करी, उसको देखकर लगता था कि सुप्रीम कोर्ट से अभी लोगों में उम्मीद कायम है और ऐसा हमेशा आगे भी रहेगा। जिस तरीके से लोगों का विश्वास DY चंद्रचूड़ के साथ में जुटा, लोगों को उनको काफ़ी सराहा, तारीफ़ की और उनको जिस तरीके से उनकी सराहना की गई पूरे देश में, उससे लगता था कि DY चंद्रचूड़ इतिहास में अपना एक नाम और जिस तरीके से उनकी प्रशंसा की जा रही थी, वो एक ऐतिहासिक CJI बनने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने के अंदर जो दृष्टांत सामने आए,
उसको देखकर लगता है कि सीजीआई ने अपने रिटायरमेंट से ठीक 3 महीने पहले जो अपना थोड़ा बहुत रुख सरकार के प्रति दिखाया, उसको देख कर लगने लगा कि सीजीआई कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। जिस तरीके से उन्होंने गणेश चतुर्थी के मामले में उन्होंने अपने घर पर प्रधानमंत्री को जिस तरीके से पूजा में शामिल किया, उससे लोगों को लगने लगा कि प्रधानमंत्री और डीवाई चंद्रचूड़ के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी बन रही है। शायद ये लोग अंदाज लगाने लगे, सोशल मीडिया पे ये चर्चा होने लगी कि डीवाई चंद्रचूड़ अपने आगे के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री की ओर झुक रहे हैं। ये पहली बार ऐसा मौका था कि किसी सीजीआई ने देश के प्रधानमंत्री को अपने घर पर निजी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया। इस बात को लेकर पूर्व जजेज और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उन पर काफ़ी आलोचना हुई, जिससे वो काफ़ी आहत दिखे। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में एक विदाई समारोह का आयोजन सीजीआई के सम्मान में किया गया, जिसमें कपिल सिब्बल और नए सीजीआई संजीव खन्ना ने अपनी बात को रखा। या यूँ कहा जाए कि सब ने विदाई करते समय उनको सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अच्छे तरीके से उनको विदाई करते हुए उनके बारे में अच्छी बातें करी। जबकि दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले ही कपिल सिब्बल उनके कार्य प्रणाली को लेकर कटाक्ष कर रहे थे, प्रेस में बोल रहे थे, बयान दे रहे थे उनके कार्यकलापों और निर्णयों को लेकर जिस तरीके से कपिल सिब्बल आलोचना कर रहे थे। और आज के दिन यानी 8 नवंबर को जिस तरीके से वो डीवाई चंद्रचूड़ की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, उससे देखकर मन ही मन ये लगता है कि आदमी कितनी जल्दी रंग बदलता है। रंग बदलने में वो गिरगिट को भी मात देता है। जिस तरीके से लास्ट में जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ माइक पे पहुँचे अपनी बात रखने के लिए, तो उन्होंने अपनी बात रखने से पहले बशीर बद्र का एक केस, बशीर बद्र का एक मशहूर शेर उन्होंने पढ़ा, जिसका मतलब ये था कि वो लोग उनको कितना भी गाली दे लें, उनके निर्णयों की कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन वो मेरा नेचर है कि मैं सबको अपने विरोधियों का भी सम्मान और वो करता हूँ। इसका लबो-लुआब ये था कि वो जो सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल कर रहे थे, उनको मोदी सरकार के प्रति हमदर्द बता रहे थे, उसको लेकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सोमवार से अब ये सारे ट्रोलर्स यानी उनकी आलोचना करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अब वो किसको गाली देंगे। ये कहकर उन्होंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ये भूल गए कि आज जो मशहूर मकबूलियत की जिस पड़ाव पर वो बैठे हैं या उनको लोगों ने सर आँखों पे बैठाया है, वो सब सोशल मीडिया की वजह ही है। ये यूट्यूबर्स जो कि अपने स्वतंत्र रूप से यूट्यूब चलाते हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, उन्होंने सीजीआई को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम किया। आज वही लोग चंद्रचूड़ साहब को ट्रोलर्स नज़र आ रहे हैं, जबकि ट्रोलर्स तो किसी समय में बीजेपी का आईटी सेल हुआ करता था, जो उनके फैसलों पर आईटी सेल पूरी तरीके से सुबह से शाम तक सीजीआई के खिलाफ में उनकी पत्नी बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। उस समय सीजीआई ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ये कहा जा सके कि असली ट्रोल तो बीजेपी सरकार में रहते हुए आईटी सेल ने जिस तरीके से उनको ट्रोल किया था। आज वही आईटी सेल सीजीआई के फेवर में या उनकी महागाथा गाने में जो पूरी तरीके से समर्पित है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जब सरकार के फेवर में, जब सरकार के पक्ष में सीजीआई खड़े रहते हैं तब उनकी वाहवाही होती है, प्रशंसा होती है। वहीं दूसरी तरफ जब सख्त तेवर दिखाकर चंद्रचूड़ साहब ने कुछ ऐसे फैसले बताए जिसको लेकर सरकार पे बात उठी, लेकिन सीजीआई ने बड़ी चतुराई से इन मामलों को
अपने बात को भी रखा और दूसरी तरफ सरकार पे भी कोई आंच नहीं आने दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, उस मामले को लेकर सीजीआई की बड़ी तारीफ की गई कि उन्होंने एक बहुत बड़े मेगा स्कैम का खुलासा किया। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि खुलासा तो हुआ, लेकिन उन्होंने एक्शन किसके खिलाफ में लिया। सरकार के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया और उसकी संस्था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस तरीके से उस घोटाले में शामिल रही, उस पर भी कोई एक्शन सीजीआई ने नहीं लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। 2017 से इस बॉन्ड की योजना को पूर्व वित्त मंत्री और स्वर्गीय अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री के सहयोग से इसको लाया गया, संसद में पास भी करा लिया गया। और इससे पहले भी चुनावी चंदे को लेकर लोग इसमें हर पार्टी लेती है, लेकिन इस बात प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए हम एक एक पैसे का हिसाब किताब दे सकते हैं। इस चीज़ को लेकर 2017 से लेकर 2024 तक जिस तरीके का चुनावी चंदा लिया गया, उसमें हेरफेर किया गया, उसको देखकर सीजीआई, तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने उस पर ये कहते हुए उसे अवैध करार देते हुए कहा कि ये सरकार के जो डिसीज़न है ये बिल्कुल गलत है और इसके जरिए जो भी अवैध तरीके से चंदा लिया जा रहा है उसको हम रद्द करते हैं, यानी रद्द करते हैं। लेकिन सरकार के ऊपर सीजीआई ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना वित्त मंत्रालय पर। वित्त मंत्रालय इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें वित्त मंत्रालय के अधिकृत आती हैं। बैंक का भी हिस्सा जो वित्त मंत्रालय ही देखता है, रिजर्व बैंक हुआ, सेबी हुआ, शेयर बाजार हुआ और जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसके बारे में वित्त मंत्रालय जिम्मेदार होता है। ना तो वित्त मंत्रालय से कोई सवाल जवाब किया गया इस बारे में, और ना एसबीआई, जो कि पूरे चुनावी चंदे का और छोर सब उसी के पास रहता था। बहुत मुश्किल से उसने चुनावी चंदे का डिटेल दिया, तब जाकर ये सबके सामने आया कि देश में कितने करोड़ों का चंदा भाजपा को मिला, अन्य पार्टियों को मिला। इस तरीके से ये मान के चलिए कि 70% यानी 12-14 हज़ार करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को मिला। लेकिन सीजीआई ने इस मामले में कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया, ना ही उन कंपनियों पर कोई एक्शन लिया जिन्होंने चंदे के बदले में धंधा लिया, यानी चंदा दिया, उसके बदले में सरकारी प्रोजेक्ट उन सबको अलॉट कर दिए गए। इस तरीके से सबको क्लीन चिट मिल गई और सरकार भी संतुष्ट हो गई क्योंकि उन्होंने सीजीआई ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जस्टिस सीबीआई के स्पेशल जस्टिस लोया की जो डेथ थी वो काफ़ी संदिग्ध अवस्था में हुई थी। उसको लेकर भी जनता में ये सीधा सीधा मैसेज था। इस मामले में वर्तमान होम मिनिस्टर अमित शाह पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, लेकिन जस्टिस लोया की जो डेथ हुई थी उस समय भी काफ़ी मीडिया में इस बात की चर्चा हुई कि इस मामले की जानकारी और जिस तरीके से प्रॉपर जांच होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। मामला क्योंकि गुजरात में उस समय भाजपा की सरकार थी, प्रधानमंत्री तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गृह मंत्री हुआ करते थे। इस वजह से दबाव में आकर वो सारी जांच पड़ताल बंद कर दी गई, एक तरीके से केस बंद कर दिया गया। और जो केस जस्टिस लोया के पास थे उसमें अमित शाह पूरी तरीके से फंस गए थे। वो कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से जस्टिस लोया उनकी बात को मान लें और उनको क्लीन चिट दे दें। इस बात से जस्टिस लोया ने उनको क्लीन चिट देने से मना कर दिया और उन्हीं दिनों बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ही जस्टिस लोया की हत्या कर दी जाती है। माफ़ कीजिएगा, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है, जिसमें घरवाले भी परेशान थे कि उनको हार्ट अटैक
की के कारण मौत का कारण बताया गया था, लेकिन आज तक उनको कभी हार्ट अटैक का कोई चांस ही नहीं था, यानी उनको कभी भी हार्ट की शिकायत ही नहीं थी। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से उसको लीपापोती करके केस को बंद करने का प्रयास किया, यानी घर वालों के इस मामले में जांच करवाने की बात करने के बाद भी उस मामले को खोला नहीं गया। और अभी हाल में जिस तरीके से जस्टिस लोया के घर वालों ने एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन डाली, तो उस पर सीजीआई का जो रिएक्शन आया उसको देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि किस तरीके से उन्होंने पिटिशनर्स को फटकार लगाई और कहा कि आप लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए ये सब कर रहे हैं। उस केस को बंद हुए काफ़ी समय हो चुका है और ये इन सब बातों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। इस तरीके से उन्होंने सरकार के फेवर में एक डिसीजन दिया और सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को साफ साफ बचा लिया। इसी तरीके से अभी हाल में जो दिल्ली में 1100 पेड़ काटने का मामला दर्ज कराया गया है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ में, उसको भी लेकर जिस तरीके से संजय किशन कौल जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उनकी बेंच से अचानक उनको केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कारण ये था कि संजय किशन कौल एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता और दूध का दूध पानी करने के लिए जाने जाते थे। उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 15 दिन बाकी थे और वो इस मामले में सरकार के खिलाफ में निर्णय देने वाले थे। आखिर राजनीतिक प्रभाव के चलते यह चर्चा हुई कि राजनीतिक प्रभाव के चलते संजय किशन कौल की बेंच से उस मामले को हटा लिया गया और अपने एक फेवरेट जज के सामने वीके सक्सेना का केस रख दिया गया ताकि मामला ठंडा पड़ जाए और सरकार पे कोई आंच ना आए। वो सरकार के हित और लाभ को देखते हुए ये सब किया गया। ये आरोप डीवाई चंद्रचूड़ पे लगते हैं। तीसरा एक सबसे बड़ा जो मामला था नीट का। नीट के मामले को 2-3 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने इधर उधर टहलाया और बाद में ये सरकार की बात को मानते हुए ना तो किसी नीट कमीशन के किसी अफसर को उसमें सस्पेंड किया गया, ना मंत्री को कोई नोटिस दिया गया। बस सिर्फ ये कह दिया गया कि हम जांच कर रहे हैं और हमारा पूरा लक्ष्य है कि छात्रों का भविष्य अंधकार में न जाए। इस तरीके से एक और केस आया चंडीगढ़ में जब चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव था, उसमें प्रिसाइडिंग अफसर अनिल मसीह कैमरे पे वोट कैंसिल करते हुए दिखे। उसके बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी करके छोड़ दिया, उन पे कोई केस नहीं किया, जबकि वो कैमरे पे रंगे हाथ पकड़े गए थे। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया और सारी बात सरकार पर, पार्टी पे छोड़ दी। और उसका फ़ायदा ये है कि आज तक अनिल मसीह अपने पद पर बने हुए हैं और इसके साथ साथ वो भाजपा के लीडर भी हैं। इस बात को समझ में आना चाहिए कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव में घोटाला करने वाला अफसर भाजपा का नेता आज भी अपनी जगह पर सुरक्षित है। इस बात से सीजीआई के जो लापरवाही या यूँ कहें कि उदासीनता की वजह से भाजपा के नेता मौज मार रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल में ही महाराष्ट्र की 2 पार्टियों को तोड़ दिया गया और ये साफ जाहिर था कि उस पार्टियों को तोड़ने में पूरी तरीके से भाजपा का हाथ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ था और साथ में उन्होंने एनसीपी और जो शिवसेना की सरकारों को गिराने का काम किया। उसमें पूरी तरीके से भाजपा की साजिश नज़र आ रही थी। 2.5 साल तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा, सरकार टूट गई, भाजपा की सरकार बन गई और वहाँ पर दोनों पार्टियों के जो एनसीपी और शिवसेना की जो 2 घटक बने थे, उनमें एक घटक इनके साथ भाजपा की सरकार में शामिल था, यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही भाजपा की सरकार में एक गठबंधन में आ गए थे। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सौतेलापन दिखाते हुए भाजपा के पक्ष में
उन घटक दलों को ओरिजिनल बताकर उनके जो पार्टी के सिंबल और झंडा दोनों ही नए घटक दल को देते हुए ये कह दिया कि यही रियल पार्टी है, यही रियल शिवसेना है और यही रियल एनसीपी है, यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना। शिवसेना को तो सभी जानते हैं कि 50 साल से अधिक की पुरानी पार्टी बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी और इस समय जो सरकार चला रहे थे उद्धव ठाकरे, वो उनके बेटे थे। उनकी भाजपा और उनकी सिर्फ यही लड़ाई थी कि पिछले चुनाव में भाजपा और शिवसेना एक साथ लड़कर चुनाव जीती थी, लेकिन सत्ता की चाहत में दोनों आपस में टकरा गए और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी के तहत सरकार 2.5 साल तक चलाई। ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही थी। पिछले 10-15 दिनों से 20 दिनों से पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़ जी को इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके कार्यकाल को जनता और समाज किस नज़रों से देखेगा। उनको अंदर ही अंदर इस बात की चिंता हो रही थी कि उनके कुछ फैसलों को लेकर जनता ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सोच रही है कि जो सीजीआई हैं उन पर राजनीतिक दबाव है और उसी दबाव के चलते उन्होंने ऐसे फैसलों को रोका या टालने की कोशिश की, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा है कि वो राजनीतिक दबाव में है और कुछ राजनीतिक दल या सोशल मीडिया पर ये उन पे आरोप लग रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो भी अपने किसी जुगाड़ में थे, सुखद और सुरक्षित भविष्य के लिए वो भाजपा के पाले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल इस बात से उन्होंने मीडिया में 2-3 बार अपना बयान दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब ये नहीं, डील हो गई है।